दोस्तों नमस्कार। आरएसएस को अपने भविष्य की फिक्र है। चंद्रबाबू नायडू भी भविष्य की राजनीति को अभी से साधना चाहते हैं और इस दौर में बीजेपी के सामने बड़ा सवाल ये है, जिन रास्तों पर बीते 10 से 11 वर्षों से वो चली आ रही है, एक झटके में उस रास्ते को कैसे छोड़ दें। यानी जिस भी मुद्दे के आश्रय बीजेपी ने इस देश की राजनीति को प्रभावित किया, कभी भी उस मुद्दे पर आगे बढ़कर पीछे कदम खींचने का सवाल ही पैदा होता नहीं। लेकिन एक झटके में स्थितियां क्यों बदल रही या क्यों परिस्थितियां बदल गई। 20 तारीख की देर शाम को, या कहें देर शाम का मतलब यह है कि वाकई अंधेरा होने से कुछ पहले यह तय किया गया कि जब 21 तारीख को संसद सजेगी तो उसमें वक्त वोट बिल को लेकर आया जाए। यानी जिस विधेयक को लेकर हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है और दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीति साधने वाले छत्रप चंद्रबाबू नायडू भी परेशान हैं और नीतीश कुमार के माथे पर भी शिकन है। उन तमाम सवालों से हटकर तय तो यही हुआ कि शुक्रवार के दिन वक्त बिल ले ही आया जाए। तमाम सांसदों को नोटिस भेज दिया गया, सभी की मौजूदगी जरूरी है। लेकिन 21 तारीख से पहले ही देर रात तक आरएसएस ने अपना पैंतरा बदला और बताना शुरू किया क्या गलत है क्या सही है। इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू ने भी खास तौर से लैंग्वेज के सवाल को लेकर, यानी भाषा के सवाल को लेकर और मुस्लिम समुदाय से जुड़े वक्फ बिल को लेकर कुछ टिप्पणियां ऐसी कर डाली जिसके बाद ये सवाल वाकई मुश्किल मौजूदा बीजेपी सत्ता के लिए हो गया, क्या वो वक्फ बिल लाए या ना लाए। उनके तमाम सांसदों की मौजूदगी शुक्रवार के दिन यानी कल संसद के भीतर मौजूद है। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वाकई कोई बिल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक झटके में परिस्थिति क्यों पलट गई। चंद्रबाबू नायडू ने क्या आखिरी चेतावनी दे डाली। जिस रास्ते वो राजनीति कर रहे हैं उसकी पूछ पकड़कर बीजेपी सत्ता तक पहुंची है, केंद्र में भी और आंध्र प्रदेश में भी। दोनों परिस्थितियों में अपर हैंड चंद्रबाबू नायडू का, और चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते हैं कि भविष्य की राजनीति में एक झटके में उनके हिस्से का वोट बैंक तकरीबन 3 से 4% झटके में कम हो जाए। तो फिर बीजेपी के सामने मुश्किल, और दूसरी तरफ आरएसएस इस रास्ते पर चल पड़ी कि उसके सबसे ज्यादा शाखाएं तो दक्षिण भारत में हैं, जहां पर बीजेपी है ही नहीं। केरल में सबसे ज्यादा शाखाएं मौजूद हैं। इस दौर में तमिलनाडु और कर्नाटक के भीतर भी अच्छी खासी शाखाओं की पहल बढ़ाई गई, और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इससे अछूते नहीं है। यानी संघ जिस विचारधारा के आश्रय दक्षिण भारत में घुसा है, वो जानता है कि वहां पर भाषा का सवाल उनके खुद की अपनी जमीन की कब्र खोदना हो जाए। यानी मुश्किल हालात राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर, वैचारिक तौर पर, सिद्धांत के तौर पर और हिंदुत्व की उस विचारधारा के आश्रय जिसका एक एक पाठ आज से नहीं, गुरु गोलवलकर के दौर से आरएसएस दक्षिण भारत को पढ़ाती आई और मानती चली आई कि एक ना एक दिन राजनीतिक तौर पर भी वहां पर उसके स्वयंसेवकों की सत्ता हो। ये सत्ता एक हद तक कर्नाटक में मिली भी, लेकिन फिर गंवा बैठी। उसका भी एक अपना इतिहास है। कैसे वहां पर बोम्मई मुख्यमंत्री बन गए, कैसे येदियुरप्पा को बाहर कर दिया गया, कैसे इन सब के बीच स्वयंसेवकों को पूछा नहीं गया, और कैसे कर्नाटक एक पैसा उगलने वाली मशीन में तब्दील कर दिया और उसके बाद सत्ता वहां से चली। तो सवाल शुरुआत में दो है। पहला सवाल, क्या इस दौर में बीजेपी जो भी राजनीति कर रही है वहां पर वह कमजोर साबित हो रही है, और आरएसएस जिस धारा को नए सिरे से लिख रही है वो तमाम धाराएं बीजेपी की राजनीति पर सीधा हमला करती है, या बीजेपी को ये पाठ पढ़ाती है कि आपका रास्ता गलत है। वो रास्ता सिर्फ भाषा को लेकर नहीं है, सिर्फ वक्फ बिल को लेकर नहीं है, वो सवाल तो औरंगजेब को लेकर भी है और वो सवाल तो मणिपुर को लेकर भी है।
यानी मौजूदा वक्त में बीजेपी की समूची राजनीति से उलट बेंगलोर में जो 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आरएसएस की चल रही है, उसके भीतर उठते हुए सवाल, उसके भीतर बोले जा रहे प्रस्ताव और उसके जरिए इस देश को किस तरीके से संघ देखना चाहता है, वो बिल्कुल बीजेपी की उस राजनीति के उलट है जिसको लेकर बीजेपी राज्य दर राज्य और दिल्ली के भीतर संसद तक में उसी की प्रक्रिया करने में लगी हुई। तो आइए एक एक पन्नों को खोला जाए, लेकिन इन पन्नों को खोलने से पहले हमें लगता है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खास तौर से दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व के राज्य, औरंगजेब का सवाल और वो तमाम मुद्दे जो बीजेपी उठा रही है, क्या एक झटके में आरएसएस ने उसे खारिज कर दिया? और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि परसों के दिन जिस वक्त खुले तौर पर संसद के भीतर देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि दरअसल मणिपुर में अब शांति स्थापित हो गई, उसी वक्त बेंगलोर में आरएसएस कह रही थी बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति मणिपुर के भीतर है और 20 महीने से जब से राष्ट्रपति शासन लगा है कुछ उम्मीद तो जगी है, लेकिन पटरी पर आने में लंबा वक्त लगेगा, इससे हम इनकार कर नहीं सकते हैं। यानी बिल्कुल दो अलग अलग धाराएं। One of the things our organization is concerned is about Manipur. So, since 20 months, as we all know, Manipur is going through a very bad patch. But there is some hope today as we have gone through the decisions of central government, some of which are political and some of which are administrative. It has risen hopes for people of Manipur, but as an organization we analyze it as it will take a long time for natural atmosphere which has to be created. तो संघ ये मानकर चल रहा है कि मणिपुर के हालत बद से बदतर हो रही और सौहार्द और विश्वास का स्वाभाविक माहौल बनाने में अभी काफी वक्त लगेगा। एक के बाद एक कई मुद्दे पर बीजेपी की राजनीति से ठीक उलट संघ जिन बातों को रख रहा है उसके भीतर एक संदेश यह भी है कि वर्ष प्रतिपदा के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी नागपुर एक हफ्ते के बाद पहुंचेंगे 30 तारीख को, तो क्या भविष्य की राजनीति, भविष्य का व्यक्ति, भविष्य का चेहरा बीजेपी के भीतर कौन होगा, इसी पर चिंतन मनन होना है। और उससे पहले एक मोटी राजनीतिक लकीर आरएसएस खींचना चाहती है और आरएसएस पहली बार इस मिजाज को समझ रही है कि बीजेपी अपने बूते दक्षिण भारत में कहीं नहीं है। अगर वो आंध्र प्रदेश में है तो चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र के भीतर भी अपने बूते नहीं है, वहां भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मौजूदगी है। वो अजीत पवार जो अब खुलकर कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों को किसी ने छुआ या जो गड़बड़ी नागपुर में हुई है किसी को बख्शेंगे नहीं, ये मैसेज मुख्यमंत्री फडणवीस से हटकर है अजीत पवार का। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, एक झटके में सब कुछ बीजेपी की वह राजनीति को सब हाशिए पर ढकेलने को कैसे तैयार हो गए जो बीजेपी इससे पहले सोच नहीं सकती थी और जिस रास्ते चल पड़ती थी उस रास्ते वो बढ़ी। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का बयान और आरएसएस की सोच एक रास्ते पर है। इस दौर में अमित शाह जो कहते हैं पार्लियामेंट के भीतर, उससे हटकर संघ कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और खास तौर से महाराष्ट्र के भीतर जो सवाल औरंगजेब को लेकर उठा और जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया, उससे भी हटकर आरएसएस चीजों को रख रही है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के भीतर जब भाषा का सवाल और वक्त वोट का सवाल या वक्त बिल का जो सवाल आया, उसमें जिन बातों का जिक्र किया और खास तौर से अपनी पार्टी मीटिंग में जो सवाल उनके उठे, उसमें बड़ा साफ था कि लगभग 3 से 4% तो एक झटके में आपके वोट कम हो जाए और फिर आप वैसी सिचुएशन में आकर खड़े हो जाएंगे जहां वाईएसआर कांग्रेस आपको चुनौती देगी। बीजेपी तो वहां से निकल ली,
या बीजेपी तो भविष्य की राजनीति किस मिजाज में साध रही है, यह मुश्किल हो। अगला सवाल यह भी है, आरएसएस ने पैर पसारे, आरएसएस ने दक्षिण भारत के भीतर अपने स्वयंसेवकों की तादाद बढ़ाई, शाखाएं बढ़ाई। शाखाएं प्रतिदिन, साप्ताहिक, महीने की जो मंडली होती है, तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी होती चली गई। और शायद इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने जब भाषा के सवाल को लेकर यह साफ तौर पर कहा कि जो लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं वह दुनिया भर में आगे बढ़ रहे हैं, और ये धारणा गलत है कि अंग्रेजी भाषा ही ज्ञान की गारंटी दे सकती है। क्योंकि यह सवाल बार बार उठ रहा था कि भाषा तमिलनाडु के लिए तमिल है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा मान लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी मान लीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने उसके आगे की परिस्थिति रख डाली कि क्योंकि भाषा सिर्फ एक संचार का माध्यम, भाषा से कोई ज्ञान आपको अर्जित नहीं होता, लेकिन भाषा के जरिए नफरत नहीं फैलनी चाहिए। और ये बात कहते कहते वो एक लकीर और आगे चले गए जहां पर स्टालिन ने भी नहीं सोचा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि देखिए, भारत के लोग जापान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो वहाँ की भाषाएं वो सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और अगर जापानीज और जर्मन भाषा भारत में सीख सकते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसीलिए अगर ये भाषा यहाँ भी सीखी जा सकती है तो उन लोगों के लिए उन विदेशी गंतव्य पर जाना बहुत आसान हो जाएगा अगर वो वहाँ की भाषा जानते हैं। यानी 3 भाषाओं का जिक्र करते करते स्टालिन जो कह रहे थे कि आप हिंदी थोपिए मत, 3 भाषाओं को लेकर हमारी सहमति है, लेकिन हिंदी मैंडेटरी मत कीजिए। और यह भी एक सच है कि तमिलनाडु के भीतर भाषाओं को लेकर आंदोलन कोई आज का नहीं है, 60s में तो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन इसी परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू ने जब विदेशी भाषाओं का भी जिक्र कर दिया और भाषाओं के आश्रय ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के आश्रय रोजगार और दुनिया के दूसरे देशों में जाने की सोचती, तो आरएसएस भी डिग गई। आरएसएस ने भी एक झटके में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भाषा का सवाल इस डिजाइन में उभारा कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति भाषा सीखना चाहता है तो वो लाभदायक होता है। दैनिक जीवन में मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, अन्य क्षेत्रों की भाषाएं भी सीखनी चाहिए, और मातृभाषा का उपयोग न केवल शिक्षा में बल्कि जो 3 लैंग्वेजेस है उसके आश्रय भी दूसरी तरह की भाषा सीखी जा सकती है। यानी एक बड़ा झटका जो बीजेपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए 3 लैंग्वेज का जिक्र कर रही थी, उसमें पहले राउंड में अपने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू आईना दिखलाते हैं। दूसरी तरफ आरएसएस खुले तौर पर जानती है कि दक्षिण में टिके रहना है तो भाषा के जरिए संवाद बनाना और भाषा के खिलाफ खड़े होकर अपने आप को वहां से बाहर कर देना, कुछ तो चुनना पड़ेगा। और शायद इसीलिए ये बोलते बोलते ये कहने की स्थिति में आरएसएस आ गई, ट्रबल सिचुएशन है दक्षिण भारत को लेकर, हमको इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाना होगा, उस रास्ते नहीं चलना होगा जिस रास्ते बीजेपी चल रही है। Another concern for our organization and all our Pratinidhis here is about the forces which are challenging the national unity, especially in raising the north-south divide. Whether it is about delimitation, whether it is about languages. So, our volunteers and our functionaries of different organizations related to our Vichar Parivar, we are trying our best to bring in the harmony, especially in southern states. यानी जिस बात को बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा था पार्लियामेंट के भीतर और बाहर, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं कह रहे थे, वो बात एक झटके में आरएसएस ने कह दी। और इसके समानांतर जो दक्षिण भारत के मुद्दे को लेकर दिल्ली की सत्ता जिस तरीके से कूच करने की तैयारी में है, जो पॉलिटिकल कूच कह सकते हैं आप उसे, संघ ने उस पर ब्रेक लगवा दिया। लेकिन इस ब्रेक के पीछे दिल्ली की राजनीतिक सत्ता को सहयोग दे रहे चंद्रबाबू नायडू की अपनी राजनीति भी दांव पर है। और शायद इसीलिए दक्षिण भारत की सामाजिक सांस्कृतिक समझ को विकसित करना होगा बीजेपी को भी, जब वो साथ खड़ी। और आने वाले वक्त में तेलंगाना के भीतर भी अगर राजनीति
साधनी है तो आपको परिसीमन को लेकर भी चीजों को समझना होगा। परिसीमन को लेकर बैठक आज हुई जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी थी। हालांकि ममता बनर्जी वहां नहीं थी, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी मौजूदगी वहां पर थी। उसमें स्टालिन भी थे, सिद्धारमैया भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री की मौजूदगी। एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, बीजेपी जिस राजनीतिक कूच की तैयारी तमाम राज्यों में करती है उसने सिवाय लकीरों को खींचने के अलावे कुछ भी नहीं। और पहली बार खुले तौर पर अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए चंद्रबाबू नायडू चेतावनी दे रहे हैं कि खबरदार। इसीलिए जो शुक्रवार को बिल लाया जाने वाला था और जिसके बाद इस देश के भीतर में हैदराबाद से लेकर चेन्नई तक और कर्नाटक की पूरी जमीन और केरल तक में जो सवाल खड़े होते, उस सवालों पर एक झटके में चंद्रबाबू नायडू ने ब्रेक लगवाई और संघ ने अपने तौर पर चेता दिया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण यानी टाल और टालने की परिस्थिति में बीजेपी को आना। अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई बीजेपी की वो समूची राजनीति इस दौर में चूक रही है जिसको लेकर इससे पहले वह हर राज्य के भीतर की राजनीति को प्रभावित करती थी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिन बातों का जिक्र खुले तौर पर कहते थे, बार बार इस बात का जिक्र था कि देवेंद्र फडणवीस और खास तौर से महाराष्ट्र के भीतर जिस तर्ज पर हिंसा हुई वह भी नागपुर में, और वह भी नागपुर के महाल इलाके में जहां संघ का हेडक्वार्टर, और वह भी सवाल कोई आज का नहीं औरंगजेब से जोड़कर निकाला। और उसके बाद जिस मिजाज के साथ समूचे महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ करंट दौड़ने लगा बल्कि इसके राजनीतिक प्रभाव इस दुनिया भर के भीतर से आने वाले इन्वेस्टमेंट से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पे इसका असर पड़ने लगा। उसके बाद ये सवाल बीजेपी को सोचना था, दिल्ली की सत्ता को सोचना, लेकिन अंदरूनी तौर पर माना गया कि दिल्ली की सत्ता तो मानकर चल रही थी कि अब इस दायरे में देवेंद्र फडणवीस फंसेंगे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुकूल महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में आरएसएस ने ये कहकर ब्रेक लगाने की कोशिश की कि देखिए, औरंगजेब मौजूदा वक्त में रेलेवेंट नहीं। Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. तो क्या वाकई संघ भविष्य की उस राजनीति को देख रहा है जिस राजनीति की उम्र प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में चलते चलते अब थकान पर आकर खड़ी हो चली? क्योंकि हफ्ते भर बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात सरसंघचालक के साथ नागपुर में हुई और बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी नागपुर का रास्ता, वह भी हेडक्वार्टर जाकर नहीं पकड़ा, पहली बार पकड़ा। और संघ के भीतर इस बात को लेकर बेचैनी बड़ी हो गई कि अब अगर हमने भविष्य के व्यक्ति को नहीं चुना कि किसे आगे करना जो इस देश का प्रधानमंत्री और उससे पहले इस देश में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर हो, तो फिर देरी हो। क्योंकि जब तक आप अनुकूल परिस्थिति बनाए रखने के लिए कोई नए लकीर को नहीं खींचते हैं या नए नेतृत्व को खड़ा नहीं करते हैं, तो फिर आप हारने के बाद जब खड़े होने की कोशिश करते हैं तो बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा। और इसीलिए उससे ठीक पहले यह प्रतिनिधि सभा जो हो रही है, जिसमें बड़ी तादाद में हर प्रांत के लोगों की मौजूदगी है, और चूंकि वर्ष प्रतिपदा के मौके पर प्रधानमंत्री को नागपुर पहुंचना है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में स्वयंसेवक पहुंचते हैं, तो 3 सवाल एक झटके में बड़े हो चले। पहला सवाल तो ये है कि अभी तक आरएसएस जिन बातों का जिक्र करती नहीं थी, अब वो खुलकर करने लगी। अभी तक आरएसएस बीजेपी की नीतियों पर सीधे तौर पर आक्षेप करती नहीं थी, आक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन एक अलग लकीर वह खींच रही है। और इन सब के बीच बीजेपी की राजनीति क्या अब सहयोगी छत्रपों को भी अपनी राजनीतिक जमीन को देखकर चलने की दिशा में मजबूर कर रही है? इसको अगर एक एक करके आप परखना शुरू करें तो ये वाकई चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल हालात थे। इसीलिए पार्लियामेंट में बिल रुक गया। इसीलिए दक्षिण भारत को लेकर सौहार्दपूर्ण सद्भाव के साथ अनुकूल मुद्दों को उठाकर सबको साथ लेकर चलने का पाठ
संघ ने बीजेपी को बढ़ा दिया। संगठनात्मक विस्तार, सामाजिक प्रभाव और सद्भाव और एकता, इस मूल मंत्र को लेकर संघ 3 दिनों तक बेंगलुरु में बैठा। कल तीसरा दिन, उससे बीच में जो जानकारियां निकल कर आई वो इसलिए चौंकाने वाली है कि संघ को ये क्यों लगने लगा कि बीजेपी जिस राजनीति को पाल पोस रही है उसमें दक्षिण भारत के भीतर स्वयंसेवकों को और मुश्किल होगी और नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में भी और मुश्किल। इसीलिए उसे खुलकर कहना पड़ा कि आपको रास्ता मिलनसार रखना होगा, सद्भाव वाला रखना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। दरअसल इस दौर में संघ की शाखाएं लगभग देश भर में 51,000 जगहों में लगती है और 83,000 शाखाएं हर दिन लगती है। अगर इसको साप्ताहिक में ले जाएंगे तो साप्ताहिक बैठक भी लगभग 32,000 होती है। महीने की बैठक लगभग 12,000 होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत का हिस्सा आप निकाल दीजिएगा तो फिर वो विस्तार जो बीते 1 बरस में ही लीजिए, जिसमें तकरीबन 1,63,000 14 से 25 साल के युवा जुड़े और 20,000 के लगभग 40 से ज़्यादा उम्र के लोग जुड़े, उसमें बड़ी तादाद नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत। 2012 से लेकर 2025 के बीच में आरएसएस के साथ जुड़ने वाले तकरीबन 12,72,000 लोग जो स्वयंसेवक में तब्दील हुए, जिन्होंने दरवाजा खटखटाया, उसमें लगभग 65% साउथ और नॉर्थ ईस्ट का है। यानी जिन जगहों पर आरएसएस पैर पसार रही है वहां बीजेपी बंटाधार कर रही है। क्या ये मैसेज है? और जिस सद्भाव के साथ अपने विस्तार को अब संघ देखना चाहता है और बीजेपी का भी भविष्य उस रास्ते देखना चाहता है, क्या उसको लेकर फैसला प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में चिंतन मनन के बीच होगा? इसीलिए तो जो गृह मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में मणिपुर में शांति हो गई, संघ कहता है खबरदार शांति नहीं हुई है, वक्त लगेगा। 20 महीने से स्थितियां विकट है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ठीक, कुछ उम्मीद जगी है कि कुछ ठीक हो जाएगा। यानी जो मुख्यमंत्री बने हुए थे उस दौर में चीजें बिगड़ती चली गई। जो औरंगजेब का सवाल, उसमें भी आपने बंटाधार किया, कोई मुद्दा ही नहीं है। भाषा का सवाल, सबको साथ लेकर चलिए, परिसीमन को लेकर राजनीति मत साधिए, एक हिस्से के साथ रहिए और उसमें सहयोग के साथ चीजों को आगे। यानी एक के बाद एक परिस्थिति क्या इस दौर में सिर्फ संघ के भीतर गूंजती हुई। जब किसी भी सभा की शुरुआत होती है तो जो गीत गाए जाते हैं वहां पर उसमें ओम शांति का जिक्र होता है। लेकिन क्या ये शांति संघ और बीजेपी के बीच है? क्या ये शांति बीजेपी की राजनीतिक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की सोच और सद्भाव और सहमति आरएसएस की खोज के बीच में कोई शांति है? बांग्लादेश को लेकर लंबा चौड़ा प्रस्ताव संघ को सामने रखना पड़ा। ये कहते हुए रखना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को आप अपने साथ लीजिए, जिससे बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर कोई आंच ना। लेकिन इसके बाद का सवाल जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक संघ के भीतर बढ़ने लगा वह तारीख 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अमेरिका टैरिफ लगा दिया और अमेरिका जिस टैरिफ के रास्ते चल रहा है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को लिबरेशन डे कह रहे हैं। यानी भारत के भीतर बैठे हुए वो तमाम बिजनेसमैन, वो तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तमाम कॉरपोरेट सेक्टर जिन्होंने अपना रास्ता मोदी सत्ता के करीब अगर किया तो फिर सीढ़ियां संघ को बढ़ी और संघ के रास्ते वह बीजेपी के बीच भी पहुंचे और बीजेपी के रास्ते से निकलकर संघ को दान की प्रक्रिया में भी लेकर आए, जहां गुरु दक्षिणा वो लोग देते थे। अब उनके सामने मुसीबत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आने वाली है कि उनके अपने धंधे बिजनेस को लेकर सरकार क्या सोच रही है। इस पर कल बात की जाएगी, क्योंकि इस दौर में व्यापारियों को इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर चेता रहे हैं, धमका रहे हैं, जो धंधा होगा अमेरिका से,
अमेरिका अपने तौर पर चिता रहा है, धमका रहा है, देखिए 2 अप्रैल बस आने दीजिए। यह रास्ता संघ के लिए क्यों विकट हो चला है और भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़े या ना पड़े, लेकिन वह संबंध जो इस दौर में संघ और बीजेपी के लोगों के बिजनेसमैन के साथ थे, उनके भीतर जो डर का माहौल है उसको साध पाने की स्थिति में कोई नहीं है। और ये मुश्किल हालात चंद्रबाबू नायडू के साथ भी खड़े हैं, जो कि कॉरपोरेट से घिरे रहते हैं और कॉरपोरेट का काम आंध्र प्रदेश में बैठकर दिल्ली से कराते हैं। आँच तो उस पर भी आती है, बात उस पर कल होगी, लेकिन सारे मुद्दे और सारे मुद्दों से निकला हुआ जो एकमात्र मैसेज है वो दरअसल 30 मार्च को बहाल में सरसंघ चालक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से निकलने वाले उन शब्दों पर टिका है कि इसके बाद में भविष्य का रास्ता संघ बीजेपी के लिए क्या देख रहा है और बीजेपी खुद की राजनीति को साधने के लिए संघ से क्या चाहती है। शायद इसीलिए दक्षिण भारत को डिस्टर्ब बीजेपी अब नहीं करेगी। शायद इसीलिए औरंगजेब को डब्बे में बंद कर दिया जाए। शायद इसीलिए भाषा और वक्त मिल का सवाल इस दौर में आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। यह परिवर्तन लगी बहुत